मूवी के स्टार्ट में हम पुलिस की एक गाड़ी को देखते हैं। ये पूरी गाड़ी खून से लटपट थी। गाड़ी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर ने किसी लेडी को मारा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एक ऑफिसर यूनिट 91 के ऑफिसर्स को कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि तुम सेफ हो या नहीं। वो जवाब देती है कि यस, मैं सेफ हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विंस्टन था। विंस्टन पुलिस स्टेशन में सफाई कर रहा था। इसी दौरान वहाँ लाइट चली जाती है और अचानक ही एक लेडी वहाँ आ जाती है जिसका नाम कोडी था। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और उसके हाथों से खून भी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी को कत्ल कर दिया है। वो विंस्टन को वहाँ के शेरिफ को जल्दी से बुलाने का बोलती है। विंस्टन बहुत डर जाता है और फौरन से शेरिफ को फोन करके बुलाता है। थोड़ी ही देर में शेरिफ वहाँ आ गए थे। फिर विंस्टन उस लेडी के बारे में बताता है। ये देखकर वो विंस्टन को वहाँ से जाने का बोलती है। फिर शेरिफ हडसन कोडी से पुलिस स्टेशन आने की वजह पूछती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। हडसन पूछती है कि तुम्हें किस मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवानी है। ये सुनकर कोडी एक वॉल के पास जाती है जहाँ बहुत से मिसिंग पर्सन्स के पोस्टर लगे हुए हैं जो आज तक वापस नहीं आए। इसी दौरान शेरिफ हडसन एक लॉकर से अपनी गन निकालती है जहाँ इंसानों के कुछ बॉडी पार्ट्स रखे थे। कोडी उन मिसिंग पर्सन्स के पोस्टर में मौजूद एक छोटे बच्चे जोई की पिक्चर देखती है। वो बोलती है कि मुझे जोई के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवानी है। शेरिफ ये सुन के बहुत हैरान हो गई थी। वो पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम इस बच्चे के बारे में क्या जानती हो। फिर कोडी इस बच्चे के मिसिंग होने की स्टोरी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि एक रात जोई को आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। वो फ्रिज में आइसक्रीम देखता है लेकिन घर में आइसक्रीम खत्म हो गई थी। वो अपनी मॉम से आइसक्रीम खाने का बोलता है लेकिन उसकी मॉम उसे आइसक्रीम नहीं देती। फिर जब वो अपनी मॉम से छुपकर कैंडीज लेने जाता है तो अचानक ही टीवी पर आइसक्रीम की एडवर्टाइजमेंट आ जाती है जहाँ वो देखता है कि ट्रक में एक क्लाउन आइसक्रीम सेल कर रहा है और कुछ अजीब सा म्यूजिक भी चल रहा है। जोई टीवी बंद कर देता है लेकिन म्यूजिक की आवाज़ अभी भी आ रही होती है। वो नोटिस करता है कि म्यूजिक की आवाज़ घर के बाहर से आ रही है। वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो जैसे ही दरवाजा ओपन करता है तो एक आइसक्रीम का ट्रक उसके सामने खड़ा होता है जहाँ बहुत से मजे मजे की आइसक्रीम्स होती हैं। जोई उस ट्रक के पास चला जाता है लेकिन ट्रक के अंदर बहुत अंधेरा था। फिर जोई जब आइसक्रीम मांगता है तो अचानक ही एक क्लाउन का हाथ बाहर निकलकर उसे आइसक्रीम देता है। जोई आइसक्रीम लेके बहुत खुश हो जाता है लेकिन जैसे ही वो आइसक्रीम लेके घर की तरफ वापस जा रहा होता है तो क्लाउन इतनी दूर से उसके कंधे पर हाथ मारता है। जोई जब मर कर देखता है तो क्लाउन से कुछ मांग रहा होता है। जोई समझता है कि वो आइसक्रीम के पैसे मांग रहा है। वो बोलता है कि मैं अभी अपनी मॉम से तुम्हें पैसे ला के देता हूँ लेकिन क्लाउन उसे रोक देता है। फिर वो अपना हाथ लंबा करके जोई के सीने पर लगाता है तो अचानक ही जोई जमने लग जाता है और उसका खून यानी ब्लड आइसक्रीम से बाहर निकलता है। क्लाउन ये देख के बहुत खुश होता है। फिर वो जोई को अपने ट्रक में डाल के वहाँ से चला गया था। हम देखते हैं कि उसने जोई को फ्रीजर में बंद करके ले गया है। जोई वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है। अचानक ही क्लाउन वहाँ आकर उसे खा जाता है। कोडी बोलती है कि जोई इसी तरह गायब हुआ था और आज तक वापस नहीं आया। हडसन कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। इस पर कोडी बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि एक और मिसिंग लड़की टेमी राइट कैसे गायब हुई। वो बताती है कि टैमी अपनी मॉम से डोर अकेली करती थी। उसकी मॉम रोज उसे फोन करती थी कि घर वापस आ जाओ लेकिन टैमी उसके किसी फोन का जवाब नहीं देती थी। उसे एक आज़ाद जिंदगी गुजारना पसंद था। एक रात को टीवी पर एक हॉरर मूवी देख रही थी कि अचानक ही घर की लाइट्स फ्लिकर्स होने लगती हैं और टीवी के सिग्नल्स चले जाते हैं। काफी कोशिश के बाद भी जब टीवी ठीक नहीं होता तो वो सो जाती है। रात में सोते हुए जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो सामने खुद के एक फोन के साथ खड़ा देखती है। फिर अचानक ही घर को आग लगना शुरू हो जाती है लेकिन ये बस एक सपना था। असल में अब उसकी आंख खुल जाती है। वो बहुत घबरा जाती है। अचानक ही टीवी खुद ही ऑन हो जाता है और उस पर कॉल्स करने के लिए ऐड आना शुरू हो जाती हैं। टैमी फिर से टीवी देखने लग गई थी। अचानक ही टीवी पर एक डेटिंग कॉन्फ्रेंस कंपनी का ऐड आता है। टैमी क्योंकि बोर हो रही थी तो वो फौरन उस नंबर पर कॉल करती है। थोड़ी ही देर बाद एक लड़के की कॉल आती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। टैमी महसूस करती है कि फोन की दूसरी तरफ लड़का काफी नर्वस हो रहा है। वो इसे टीज करने लगती है। अचानक ही वो लड़का खामोश हो जाता है। टैमी थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम्हें इतने पास से टीवी नहीं देखना चाहिए। टैमी बहुत दूर हो जाती है और फौरन से टीवी बंद कर देती है। वो बोलता है कि तुमने जो गुनाह किए हैं वो सब मैं जानता हूँ और तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा।
टेमी फौरन से कॉल कट कर देती है। इसी दौरान घर की लाइट्स खराब होने लगती हैं। अचानक ही टेमी को उसकी मॉम दिखाई देती हैं जो टेबल पर बैठी रो रही थी। टेमी बहुत अफसरदा और खौफजदा भी हो जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मॉम वहां से गायब हो जाती हैं। टेमी को कुछ समझ नहीं आता कि सब क्या हो रहा है। इसी दौरान फोन पर फिर से रिंग होती है। टेमी कांपते हुए फोन आंसर करती है तो दूसरी तरफ उसकी मॉम होती है। डर के मारे फोन उसके हाथ से गिर जाता है। अचानक ही टीवी की स्क्रीन क्रैक हो जाती है और उसके अंदर से एक बहुत तेज लाइट निकलती है जो टेमी को अपने साथ लेकर टीवी में गायब हो जाती है। कोडी बताती है कि उसकी मॉम को इस बारे में कुछ नहीं पता। वो आज भी अपनी बेटी का वेट कर रही थी। शेरिफ की स्टोरी सुनकर बहुत कंफ्यूज हो गए थे। इसी दौरान पुलिस स्टेशन का फोन बजता है। कोडी शेरिफ को बोलती है कि क्या तुम वो फोन पिक नहीं करेगी। हडसन फोन पिक करती है, जहाँ एक लड़की बहुत परेशान होती है और हडसन को वहां आने का बोलती है। हडसन उसे हौसला देती है कि बस एक तूफान है, तुम परेशान ना हो, कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। फिर हडसन फोन बंद कर देती है। कोडी बोलती है कि मिसेस फ्रांसिस को ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। शेरिफ हडसन ये बात सुन के हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये कॉल किसकी की थी। कोडी बोलती है कि कभी कभी सच आपके सामने ही होता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। फिर कोडी उन पोस्टर में से एक लड़की लैला के मिसिंग होने के बारे में बताना शुरू करती है। यहाँ हम एक आदमी को बिल्डिंग की सफाई करते हुए देखते हैं। अचानक उसे किसी लड़की की कॉल चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक टेबल पर किसी टाउन का मिनिएचर मॉडल रखा हुआ है। वो गौर करता है कि आवाजें इसी मॉडल से आ रही हैं। जब वो इस मॉडल को नजदीक से देखता है तो उसे रोड पर दो लड़कियां चलती नजर आती हैं। ये आवाज लैला की थी, जो अपनी जख्मी दोस्त को लेकर टाउन की सड़क पर जा रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी दोस्त मर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैला रोड पर पेट्रोल छिड़कते हुए जा रही है। वो उस टाउन को आग लगाकर जला देना चाहती थी। हम देखते हैं कि इस टाउन के काफी लोग अजीब हैं। वो सब बनावटी लगते हैं क्योंकि ये सब इस मिनिएचर टाउन के मिनिएचर टॉयज थे। इधर लैला पेट्रोल को आग लगाने के लिए क्रैक स्टिक्स जलाती है। इसी दौरान ये सब टॉयज लैला को मारने के लिए आगे आ रहे थे। बाहर खड़ा वो आदमी सब देख रहा होता है। लैला फ्लेयर निकाल रही है कि इन टॉयज से बचने के लिए पीछे हट रही होती है तो अचानक ही सब टॉयज गायब हो जाते हैं क्योंकि लैला टेबल से नीचे गिर गया था। फिर वो आदमी लैला की डॉल उठाकर वापस टेबल पर रख देता है, लेकिन इसी दौरान बाकी मिनिएचर टॉयज खुद ही इस टाउन को आग लगाकर जला देते हैं, जिसमें लैला भी जल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये टॉयज इंसान ही थे जो यहाँ डॉल्स बनकर फंस गए थे। बाहर खड़ा वो आदमी सब देख के खामोशी से वहां से चला जाता है और इस तरह लैला भी गायब हो गई थी। इन सब कहानियों का क्या मकसद है ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मूवी में आगे चल के आपको सब समझ आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ हडसन ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कोडी को बोलती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी कहानी पर यकीन नहीं आ रहा। तुम यहाँ बैठो और खुद को सारी रात कहानियां सुनाती रहो। मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। इस पर कोडी बोलती है कि तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या तुमने कभी किसी से कोई वादा किया था? हडसन बोलती है कि मैंने जिंदगी में बहुत से प्रॉमिस किए हैं। कोडी बोलती है कि मैं एक ऐसे प्रॉमिस के बारे में पूछ रही हूँ जिसके बारे में तुम जानती हो। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा प्रॉमिस किया है। हडसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो खामोश हो जाती है। फिर कोडी उसे एक और मिसिंग पर्सन विल रेनर के बारे में बताती है। वो बोलती है कि विल एक वेल सेटल्ड पर्सन था और अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसकी वाइफ का नाम कैरल था। एक दिन कैरल विल को बताती है कि मैंने अपने ड्रीम हाउस का मैप तैयार किया है। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा मैं चाहती हूँ। इस पर विल उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारा ये ड्रीम हाउस जरूर बनाऊंगा। फिर वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है। जब कैरल को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो गई थी और वो विल को कहती है कि ये सब करने से मना कर दिया। विल बोलता है कि ये आखिरी बार होगा, इसके बाद मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं तुम्हारा ड्रीम हाउस बना सकूंगा। लेकिन जब विल ये आखिरी डील कर रहा होता है तो उसके पार्टनर्स रॉब को इस डील में काफी नुकसान होता है। रॉब और ये बहुत ही खतरनाक इंसान थे। वो इसके घर आकर दोनों बांध देते हैं। रॉब विल से पूछता है कि तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे? इस पर विल बोलता है कि मुझे एक हफ्ते का वक्त चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर रॉब को बहुत गुस्सा आता है और वो कैरल को शूट करके मार देता है। विल बस ये देखता ही रह जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि बस एक प्रॉमिस ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है।
जब पुलिस इसको घर से कैरल की डेड बॉडी और बहुत से ड्रग्स मिलते हैं तो वो विल को हाउस अरेस्ट कर देते हैं और इसके पाँव में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा देते हैं जिससे वो इसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके। और ये सब ऑफिसर जिम मॉनिटर करता था। एक रात को वो घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखते हैं कि उसके घर का डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है और शावर भी खुद ही चलने लगता है। विल ये देख के बहुत हैरान हो गया था। जब वो ये सब चेक कर रहा था तो इसी दौरान मिरर पर खुद से यू प्रॉमिस लिखा जाता है। ये देखते ही वो बहुत डर जाता है और भाग कर घर से बाहर आने की कोशिश करता है। वो फौरन से जिम को फोन करता है कि मुझे इस घर से बाहर जाना है, लेकिन जिम फोन का आंसर नहीं करता। इसी दौरान रॉब और रे वहां आ जाते हैं। वो इससे अपने पैसे मांगते हैं। विल बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, विल को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रे उसे रस्सी से बांधने लगता है तो अचानक ही कोई रे के गले में रस्सी डालकर उसका गला ले लेता है। इसी दौरान विल रॉब को मारने के लिए एक चाकू फेंकता है जिससे वो बच जाता है। ये देखकर वो जैसे ही गन निकालता है विल को शूट करने के लिए, अचानक ही चाकू पीछे से आकर उसके सर में घुस जाता है जिससे वो भी मर जाता है। विल बहुत डर जाता है और दोनों की डेड बॉडीज को स्टोर रूम में छुपा देता है। इसी दौरान जिम भी वहां आ जाता है और इसके घर में वीजी बोर्ड देखता है। हुआ असल में ये था कि विल वीजी बोर्ड से कैरल की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसकी आत्मा यहाँ आ गई थी और उसी ने ये सब कत्ल किए थे। घर की तलाश के दौरान जिम को रे की लाशें मिल जाती हैं। ये देखकर विल उसे भी शूट कर देता है और बहुत परेशान हो जाता है। विल सोचता है कि अब जिंदा रह के वो क्या करेगा। वो जैसे ही अपने आप को शूट करने लगता है तो अचानक ही कैरल की आत्मा वहां आकर उसको रोक लेती है, क्योंकि अभी उसका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ था। फिर कैरल की आत्मा विल को अपने साथ कहीं ले गई थी। उस दिन से विल भी मिसिंग है और आज तक नहीं मिला। शेरिफ ये सब सुन के कोडी को बहुत बुरा भला कहती है। इस पर कोडी उसे कहती है कि तुम भी एक कातिल हो। शेरिफ बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जानती है कि इस लेडी को सब राज के बारे में पता चल गया है। वो उसे अपनी गन से शूट कर देती है। इसी दौरान विंस्टन वहां आ जाता है और ये सब देख लेता है। शेरिफ उसको भी मार देता है। फिर वो दोनों की बॉडी के टुकड़ों के अलग बैग में डाल देती है और वहां से जाते हुए पुलिस स्टेशन को आग लगा देती है। हम देखते हैं कि कोडी का पोस्टर भी अभी तक मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है।